ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। जितेंद्र कुमार जैन जी, प्रधानमंत्री ने जो आज वेबिनार में बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को आप किस तरीके देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने? ये देखिए, ये बात प्रधानमंत्री शुरू से कह रहे हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली, उन्होंने ये सबसे पहले उनका फोकस था वो ये रहा कि हम किस तरह से भारत के अंदर एक वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि जो सूचना क्रांति की और जो प्रौद्योगिकी का युग है हम उसमें पीछे ना रह जाएं। पहले जो 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थे, भारत उसको मिस कर गया। अब जो ये डिजिटल रेवोल्यूशन है वो भारत उसमें कहीं पीछे ना रह जाए, तो उन्होंने समय से तैयारी करी। इसीलिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जिस तेजी से भारत की पब्लिक सर्विसेज का जो जन सेवाएं हैं उसका डिजिटलीकरण किया गया, जिस तरह से गांव गांव तक ऑप्टिक फाइबर की कनेक्टिविटी पहुंचाई गई, जिस तरह से उन्होंने फोकस किया कि कोई भी पंचायत एक हाई स्पीड इंटरनेट से अछूती ना रह जाए, तो ये फोकस था कि जिस तेजी से विश्व बदल रहा है, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा एक तरह से जो कहा जाता है कि ग्रोथ का ड्राइवर बनेगी, तो उसके लिए ये उन्होंने बुनियाद पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। और जो दूसरे 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैसले थे कि वो ये था कि जो जनधन अकाउंट्स उन्होंने खोले, आज मेरे ख्याल से अगर हम 2023 की बात करें, भारत के अंदर करीबन 49 से 50 करोड़ पिछले 5 साल के अंदर जनधन अकाउंट खोले गए। तो हम भारत की करीबन 40% आबादी को टेक्नोलॉजी या बैंकिंग क्षेत्र के अंदर हमने समावेश कर लिया। आज भारत की 90% आबादी जो है उनके पास एक अपनी यूनिक पहचान है आधार के रूप के अंदर, एक यूनिक आइडेंटिटी। और तीसरा, आज हम विश्व की सबसे बड़ी स्मार्टफोन या इंटरनेट व्यवस्था है। तो ये जो आधार का, जनधन का और जो मोबाइल स्मार्टफोन का, इंटरनेट का जो एकीकरण हुआ, उसने भारत के अंदर एक क्रांति का ऐसा युग पैदा किया कि जो अंतिम छोर पर समाज के जो व्यक्ति खड़ा है वो भी इन बदलावों का फायदा उठा सके। तो कोशिश बस कहीं ना कहीं ये थी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति जो होगी उसका जो लाभ है वो समाज के सिर्फ अमीर वर्ग को ना मिले, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति जो गांव देहात में खड़े हैं वो भी उसके बराबर के भागीदार बने, उनको भी बराबर का उस सफलता का जो मूल मिलने वाला है उनको भी मिले। जी, आम नागरिक को टेक्नोलॉजी की मदद से लगातार एम्पावर करने की बात, लगातार सशक्त बनाने की बात और नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर भी जोर देने की बात प्रधानमंत्री ने कही। टेक्नोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो खासतौर पर भी आपने जिक्र किया आधार कार्ड का, और ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का जो योजना सरकार की, और खासतौर पर 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट लेके आई सरकार, वो कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोग काम के सिलसिले में अपने घरों से बहुत दूर दराज माइग्रेट करते हैं, उनको इसका लाभ मिल पा रहा है, और इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, जो मैंने आपको ये जैम की ट्रिनिटी का प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसको हम अलग अलग भागों में ना देखें। ये तीनों अपने आप में त्रिमूर्ति हैं जो भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था की तस्वीर है। खाली जनधन अकाउंट खोलने भर से तो कुछ थोड़ी होगा। अकाउंट आप किसी का भी जाके बैंक में खोल दीजिए। खाली मात्र आधार कार्ड देने से, किसी को आइडेंटिटी देने से कोई लाभ नहीं है। खाली किसी के हाथ में मोबाइल इंटरनेट हो और उसको आप इंटरनेट दीजिए, कोई लाभ नहीं है। पर सरकार ने यहाँ किया क्या है? जनधन अकाउंट जो खोले गए, किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी के पास पहचान पत्र नहीं है, किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो सरकार ने कहा साहब ठीक है, आप आधार एक यूनिक आइडेंटिटी, आप आधार के बेस पर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप आधार के बेस पर आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोविड का समय आया तो सरकार ने, चूंकि ये जनधन अकाउंट सारे गरीब व्यक्तियों के पास थे और उनके पास ये विशेष पहचान भी थी आधार के रूप के अंदर, तो सरकार ये व्यवस्था कर पाई कि हर व्यक्ति के अकाउंट के अंदर जो भी उनको सब्सिडीज दी जा रही थी वो पैसा रातों रात पहुंच गया। और ये भारत शायद विश्व का पहला ऐसा लोकतंत्र था कि जहां एक कंप्यूटर के बटन क्लिक मात्र से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के पास हर तरह का जो सहयोग सरकार देना चाह रही थी वो सब्सिडी ट्रांसफर हो गई। तो पहली बात तो टाइमली मिला, और दूसरी बात उसमें जो लीकेज था फंड का, वो सारी समस्याएं एक झटके में समाप्त हो गई। आपने कोविड की बात की। कोविड महामारी एक बहुत बुरा दौर था, और उस दौर में आरोग्य सेतु एक ऐप लेके आई सरकार, मरीजों का ट्रेस किया जा सके, उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके समय पर, और कोविन पोर्टल भी टीकाकरण के लिए खास तौर पर जो सरकार ने, और उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा भी हुई है कोविन पोर्टल की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप टेक्नोलॉजी की देखते हैं, और आगे इसमें हम क्या क्या और इसके एडवांस रूप हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग
हजारों किलोमीटर दूर चल के शहरों के अस्पताल में आते थे और छोटे शहरों में अस्पताल खुल भी गए। तो ये पूरे भारत में सबको पता है कि जब भी कोई बड़ी बीमारी हुई तो ये कहा जाता था मैं आपको दिल्ली या बम्बई या बड़े शहर में रेफर कर देते हैं, वहां के अस्पताल में चले जाइए, वहां के बड़े डॉक्टर देखिए। तो सरकार ने भी समस्या को पहचाना तो उन्होंने जो टेलीमेडिसिन के उसमें क्रांति आई, एक तो आज सैटेलाइट कैंपस एम्स कई शहरों के अंदर खुल रहे हैं, उसके अलावा भी जो टियर 3 सिटीज है वहां पे भी आज वीडियो कंसल्टेशन के रूप में, हाई स्पीड कंसल्टेशन के रूप में डॉक्टर्स असिस्ट कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन और रोबोटिक सर्जरीज है, तो एक हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट एक छोटे शहरों में भी अवेलेबल हो जाए, आज उसका भी है। दूसरा, आज आप छोटे शहरों में चले जाइए, आपको शुगर हुई, कोई बीपी है, आपके जो भी मेडिकल पैरामीटर्स है तुरंत उसको स्कैन करके कंप्यूटर के माध्यम से, क्लाउड के माध्यम से बड़े से शहर में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। तो जो सामने दूर डॉक्टर बैठा है वो आपके पूरी एक तरह से आपकी नब्ज भी टटोल पा रहा है, आपकी धड़कन कितना क्या है, सारे जो पैरामीटर्स चेक करने हैं तो मशीन वहां पे, पर डॉक्टर यहाँ पे कर पा रहा है। तो एक तो मेडिकल उसके अंदर ये सबसे बड़ी क्रांति है कि अच्छा इलाज हो रहा है। दूसरा, अब आप कोविन के अंदर देखिए, आप उसको एक पोर्टल के रूप में ना देखें। अगर आपको 125 करोड़ की जनता को, 140 करोड़ की जनता को अगर आपको टीकाकरण करना है और वो भी एक नहीं कई भागों में करना है, अलग अलग वैक्सीन से करना है, अलग अलग शहरों में करना है, और वो करने के बाद आपको ये भी करना है कि किसी का कोई पत्र खो गया, कहीं पे कुछ हो गया तो कोई डबल टीका थोड़ी ना लगा देंगे। तो उसको जो रिकॉर्ड कीपिंग करनी है वो सुनियोजित करना है। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल होगा, एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, आपने टीकाकरण कराया या नहीं कराया, जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं उसके सत्यापन के लिए एक तरह से आपको उसका एक सर्टिफिकेट भी इशू करना था। तो अब आप 140 करोड़ लोगों को या 280 करोड़ कागज बांटते दोनों वैक्सीन के बाद, या सरकार ने सोचा कि हम विश्व का पहला ऐसा पोर्टल बनाए जहां एक क्लिक के माध्यम से आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो हमेशा आपके साथ मोबाइल के रूप में, ईमेल के रूप में अवेलेबल है। और ये कई विश्व के वेस्टर्न लोकतंत्र ने कहा कि नहीं जी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, मगर सबको अंत में ये मानना पड़ा कि शायद इससे बेहतर व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री ने 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की और ऐसे सेक्टर्स की पहचान करने की बात की है कि जहां पर इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके और नागरिकों की, लोगों की जिंदगी को और आसान बनाया जा सकते। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने जा रही है आने वाले समय में? अब जो हमने टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की बात करी, ये एक तरह से जो प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, ये हमारा ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से है, वैश्विक स्तर का एक अच्छा सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। और उससे हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, जैसे हमने डिस्कस किया, कई सुविधाएं आपको दी। पर जो आने वाला युग है वो कृत्रिम विज्ञान का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। बहुत समाज में एक पिछले 2 महीने से बहस चल रही है कि चैट जीपीटी जैसे जो एप्लीकेशन आ रहे हैं, आज आपके लिए ऐसे लिख पा रहे हैं, किताब लिख पा रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरी को आंसर कर पा रहे हैं। उससे पहले हमने देखा IBM जैसी बड़ी कंपनियां कैंसर जैसी बीमारियों के कारण AI का इस्तेमाल कर रही थी कि कौन सी मेडिसिन इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा इफेक्टिव होगी। मगर ये एक तरह से इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को समाधान करने का शायद उसको नजर से देखा जा रहा था कि AI जो है बिजनेस घरानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बड़ी कारगर साबित होगी। मगर जो एक उसका दूसरा पहलू है, दूसरा पक्ष है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज के लिए भी, पूरे जनहित के अंदर भी क्या कोई बड़ा योगदान दे सकती है? और अब जब चैट जीटीपी जैसी एप्लीकेशन आ रही है, जिस तरह से 5G का युग आ रहा है, नए नए सेंसर आएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी संभावना है कि आज अगर आपको प्रिसिजन फार्मिंग करनी है तो उसका इस्तेमाल आप AI को करके एक जो विशिष्ट पट्टा है जमीन का, उस पे कौन सी फसल अच्छी होगी, कौन से मौसम में कौन सी फसल इस समय बोनी चाहिए, अगर उसका एनालिसिस किया जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी में जो आपका एग्रीकल्चर आउटपुट है, अगर वो 20 से 25% में बढ़ा सकें तो एक बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह मेडिसिन के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जो वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, कहीं पानी अच्छा आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, वो सारा सिस्टम ऑटोमेट हो जाए, उसमें ऑटोमेटिकली जो भी उसमें केमिकल मिलाने हैं वो हो जाए, तो इंडस्ट्री से लेकर समाज के अलग अलग भागों के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान हो सकता है। बच्चों को पढ़ाने में हो सकता है, उनके इवैल्यूएशन के अंदर हो सकता है, बहुत संभावनाएं हैं। और उसी के लिए प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर हम 10 ऐसे क्षेत्र या संभावनाएं तलाश पाएं कि जिससे जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है उसका हम एक अपलिफ्टमेंट या भला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं, तो सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इन्वेस्ट करने को तैयार है। जितिन कुमार जैन जी, समय निकालने और हमसे बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IT और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है AIRNSTtalks@gmail.com।